हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आप पेंशनर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए हम बात करते हैं कि आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी एसएससी क्या है। एसएससी मींस ऐसा पर्सन जिसकी हम असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में भी मैंने बात करी थी। देखिए, जिस साल का हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर बोलते हैं जिस साल में हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं या आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, जो भी 5 टाइप के हमारे पास हेड हैं जिनके माध्यम से हमें इनकम आती है, उसे हम बोलते हैं इनकम। और उसमें हम कुछ लगाते हैं डिडक्शंस और कुछ लगाते हैं एग्जम्पशंस। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि डिडक्शन एग्जम्पशंस क्या है। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए, एग्जम्पशंस वो इनकम है जो आपको मिली है, उसके ऊपर आपको कुछ रिवेट देते हैं हम लोग और इनकम टैक्स के अंदर। और जो डिडक्शंस हैं मीन्स जो आपने पेमेंट करी है उसके अंदर, उसके जो पेमेंट पे कुछ रिलैक्स आपको मिलता है इनकम टैक्स के अंडर। तो इससे बन जाती है टोटल इनकम, और टोटल इनकम में हम टैक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अब आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सैलरीड पर्सन के लिए। आप सैलरीड पर्सन हैं या पेंशनर हैं तो उसके हम कैसे कैलकुलेशन की जाती है, उसी पे ही हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, जो भी आपकी इनकम आ रही है सैलरी से या पेंशन से, वो आएगी आपकी इस हेड पे। टोटल जो इनकम के हेड हैं वो हैं 5 टाइप के। एक होती है सैलरी या पेंशन, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई आपको मकान से किराया आ रहा है या आपने मकान के लिए लोन ले रखा है और मकान की पेमेंट कर रहे हैं लोन की, तो वो आपकी आएगी इस हेड में। और कोई अगर आपने बिजनेस वगैरह चला है या कोई प्रॉफिट गेन्स है, हालांकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं कर सकते हैं तो वो यहाँ नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आपको कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई गेन आ रही है तो आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद कैपिटल गेन, कोई मान लीजिए एसेट्स बेचा है और उससे जो आपको कोई कैपिटल गेन हुई है वो आपकी आएगी इस हेड में। और लास्ट में रहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखिए, सिर्फ 5 टाइप के ही हेड हैं जहाँ से किसी को भी जो टैक्स पेयर हैं उनको जो है वो इनकम आ सकती है। तो अगर ये 4 हेड में कहीं नहीं आ रही है तो वो आप डालेंगे इस हेड में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिविडेंड मिले हैं या आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो आएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। नेक्स्ट, ये देखिए, टैक्स कैलकुलेट करना एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जो भी आपके 5 टाइप के हेड हैं उनको आप यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन कर देंगे। उसमें ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 में, फिर उसमें से एग्जम्पशंस कर देंगे कुछ माइनस, और कुछ कर देंगे आपके डिडक्शंस हो जाएंगी 80C से 80U तक, और फिर बन जाएगी आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स जो बनेगा उसके ऊपर 4% हम सेस कैलकुलेट करेंगे, ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और फिर बन जाता है टोटल इनकम टैक्स। ये अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, अगर आपने पूरी वीडियो देख लेंगे तो मुझे लगता है आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए, ये आपके लिए अदरवाइज भी वीडियो, ये है टैक्स की स्लैब मीन्स कौन कौन से रेट, टैक्स के रेट लगेंगे। तो ये हैं 3 टाइप के। एक है एज, जिसकी एज 60 ईयर से कम है, और एक मैंने दूसरा बताया है जिसकी एज 60 से लेकर 80 ईयर तक है। और तीसरा जो स्लैब रेट है ये है 80 ईयर या उनसे ज़्यादा, ये इन्हें बोलते हैं सीनियर टैक्स पेयर। तो इसमें भी 2 तरह के आज की डेट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 तरह के टैक्स की कैलकुलेशन करने के 2 मेथड दे रखे हैं। एक है न्यू रिजीम और एक है ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम क्या है, ये 19 से शुरू हुआ है, 2019 से, और इसमें फ्लैट रेट दे रखे हैं। कोई इसमें डिडक्शन एग्जम्पशंस स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं है, फ्लैट रेट हैं। जैसे 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है वो 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% है, 7.5 से 10 लाख तक जो है वो 15% है, और 10 लाख से 12.5 लाख तक जो है वो 20% है। ये इसी तरह 2.5 लाख करते हुए 5% जो है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25, 30% के स्लैब रेट्स हैं, ये हैं न्यू रिजीम में। और ओल्ड की अगर मैं बात करूं, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है मीन्स अगर आपकी एज 59 ईयर तक है, तब 5%
तक आपको देखिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, और 2.5 लाख से 5 लाख तक लगता है 5%, और 5 से सीधा ही 10 लाख तक जो है वो 20%, और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 30% जो वो टैक्स लगेगा। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मैंने तीनों ही एज ग्रुप के लिए बताए हैं। अगर आपकी ये देखिए ये है एज, अगर आपकी 60 ईयर्स से कम है। नेक्स्ट मैं अभी बता रहा हूँ अगर आपकी 80 ईयर्स से कम है, और तीसरा है 80 ईयर्स के ज़्यादा है। देखिए मैंने बोला कि टैक्स न्यू रिजीम में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ अगर आपकी 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा और 80 साल से कम है, तब यहाँ सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि 3 लाख रुपए तक जो है वो ओल्ड रिजीम में कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जो रेट है वो सेम है। और अगर आप 80 ईयर या 80 ईयर्स से ज़्यादा हैं, तब आपको 5 लाख रुपए तक ओल्ड रिजीम में कोई टैक्स नहीं है, बाकी स्लैब रेट आपके सेम है। देखिए अभी मैंने बात करी थी एग्जम्पशन डिडक्शंस की, तो एग्जम्पशंस वो इनकम है जो आपको अलाउंसेस मिले हैं और या जो आपकी इनकम हुई है और आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम से माइनस हो जाती है। देखिए जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, कोई अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, एलटीसी अगर आपको रिमर्समेंट मिली है, डीसीआरसी मिली है, रिटायरमेंटल बेनिफिट, कम्यूटेशन मिली है, लीव इनकैशमेंट मिली है रिटायरमेंट पे, ये सारी की सारी आपकी जो है वो माइनस हो जाएगी आपकी जो भी टोटल इनकम है। उसके बाद एचआरए का कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूला, जो भी लिस्ट आता है वो आपको एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। नंबर 1, जो भी आपको एचआरए मिला है 1 साल का, या आपने 1 साल में रेंट एक्सेस पे करा है 10% ऑफ सैलरी से, सैलरी में आता है बेसिक पे प्लस डीए, या अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो 50% ऑफ सैलरी, या नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं तो 40% ऑफ सैलरी। इसकी कैलकुलेशन करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा। इसमें से जो लिस्ट है वो आपका यहाँ पे लिस्ट मीन्स जो इन तीन ऑप्शनों में से जो कम होगा वो आपका यहाँ पे बन जाएगा। फिर आपको अगर सीए वगैरह मिल रहा है या हिल अलाउंस वगैरह मिल रहे हैं, वो भी आपके मैक्सिमम जितना आपको मिला है वो यहाँ से टोटल ग्रॉस इनकम से माइनस हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ बच्चों को मिलने वाले अलाउंसेस की। अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है तो देखिए एक बच्चे के लिए 100 रुपया मीन्स 1200 रुपया एक बच्चे का 1 साल का। अगर 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपया, इससे ज़्यादा जो है वो रिबेट नहीं मिलेगी। अगर हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है आपको बच्चों का तो 300 रुपया एक बच्चे का मीन्स 3600 रुपया एक साल का एक बच्चे का, और 2 बच्चे हैं तो 7200 रुपया जो वो मैक्सिमम आपको इसमें रिबेट मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर डिसेबल टैक्स पेयर है तो 3200 रुपया पर मंथ जो है वो टैक्स उसकी रिबेट जो है वो टैक्स में मिल जाएगी, एग्जम्पशंस हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करूंगा हाउस लोन। अगर आपने अपना हाउस बनाने के लिए लोन ले रखा है या रिपेयर करने के लिए, तो अगर रिपेयर करने के लिए आपने लोन ले रखा है और उसकी इंटरेस्ट की जो पेमेंट है 1 साल में मैक्सिमम 30,000 तक जो है, अगर नया मकान बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है और 2 लाख रुपए तक अगर आप मैक्सिमम इसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक जो मैक्सिमम आपको एग्जम्पशंस यहाँ पे मिल जाएगी अंडर सेक्शन 24। नेक्स्ट अगर देखिए अगर आपने ये तो अभी हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट पेमेंट की, अगर जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है उसकी भी रिबेट आप 80C में ले सकते हैं। अभी थी एग्जम्पशंस और अब मैं बात करूंगा डिडक्शंस की। डिडक्शंस वो पेमेंट है, वो अमाउंट है जिसकी पेमेंट आपने की है। तो इसके लिए चैप्टर 6A है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का चैप्टर 6 है जिसमें ये डिटेल में बताया गया है। हम यहाँ पे जो कॉमनली यूज होने वाली हैं उन डिडक्शंस की बात करेंगे, और ये आती हैं सेक्शन 80C से 80U तक। देखिए LIC प्रीमियम, GIC, PPF, GPF, सुकन्या समृद्धि योजना, NSCs, म्यूचुअल फंड, ट्यूशन फ़ी, कैपिटल अमाउंट ऑफ हाउस लोन और FD 5 साल की लॉन्ग रन वाली, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी की सारी आती हैं 80C में। और
उसके बाद जो आपने अगर मान लीजिए 80CCC में कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी आपको रिबेट मिल, और एनपीएस कंट्रीब्यूशन 80CCD में अगर आपने किया है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। बट इसमें जो मिलेगी ये मिलेगी, इन सब में अगर आपने सेविंग कर रखी है और पेमेंट की है तो मैक्सिमम मिलेगी 1.5 लाख रुपया, और 1.5 लाख रुपये से ऊपर यहाँ पे नहीं मिलेगी। बट एक चीज़ 80CCD B1 में जो भी एडिशनल इसमें 50,000 अगर आपने मान लीजिए 80C में कुछ पैसा जो आपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन दिया था वहाँ भी डाल दिया और आपका 1.5 लाख रुपया वहाँ हो गया, और 50,000 रुपये तक मैक्सिमम इसमें भी आप डिडक्शन जो वो ले सकते हैं। बट ये तभी होगा अगर आपने एनपीएस कंट्रीब्यूशन वहाँ पे नहीं लिया है। अगर लिए भी है तो कुछ पोर्शन लिया है और कुछ पोर्शन यहाँ पे 80C में लिया है। तो इसमें आपको 1.5 लाख रुपया वहाँ था और 50,000 रुपया यहाँ पे हो गया, तो मैक्सिमम 80C और 80CCD B1 में आपको यहाँ डिडक्शंस मिल जाएंगी। फिर एक और जो ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप एनपीएस कंट्रीब्यूटरी हैं और इनकी ऊपर आपकी जो टोटल इनकम है उसमें एम्प्लॉयर शेयर भी जो 14% एम्प्लॉयर देता है वो भी ऐड होता है, तो आपको अब यहाँ पे 80CCD 2 में सेक्शन में रहेगी। पहले ये 10% थी, अब आपको मिलेगी 14% इस असेसमेंट ईयर के लिए। फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर पे भी आपको डिडक्शंस मिल जाती हैं, बट मैं यहाँ आपको ज़्यादा इसको, क्योंकि मैंने एक अलग वीडियो बनाई है उसको जरूर देखिए ताकि आपको ये वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट मैं आपको सिंपल सा यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया अपना तो 5,000 रुपया उसके लिए, और अगर आपने अपने पेरेंट्स का कराया तो 5,000 रुपया उसमें बिना किसी बिल वाउचर के आप यहाँ पे रिबेट ले सकते हैं। बाकी भी अगर आप चाहें तो 50,000 तक जो है वो यहाँ 80D में अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए 50,000 की रिबेट यहाँ पे ले सकते हैं। बट इसको एक बार मेरी उस वीडियो को जरूर देखिए जहाँ पे मैंने इसको डिटेल में बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन लोन पे। तो 80E में अगर आपने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन पे लोन ले रखा है, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, तो वो आपको रिबेट मिलेगी 80E में। बट ये हायर एजुकेशन होती है +2 के बाद, और ये मिलती है मैक्सिमम जो लोन है उसमें 8 ईयर तक। अगर आपने 80EEB ये मिलता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए। अगर आपने 2019 से 2023 तक अगर आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो 1.5 लाख रुपया तक जो है वो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। फिर 80G में आपको मिलता है टोटल, देखिए जो भी आप डोनेशंस वगैरह देते हैं या चैरिटी वगैरह करते हैं उस पर आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है, और कुछ एक होती हैं 100% और कुछ होती हैं 50%। 100% का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 20,000 डोनेशंस दी हैं तो उसमें 20,000 की आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएंगी, और 50% का मतलब ये है कि अगर आपने 20,000 आप मान लीजिए डोनेशंस दी हैं कोई, तो उसमें आपको सिर्फ 10,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। और ये डिडक्शन टैक्स, इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका टैक्स बना वो होगा, ये आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से माइनस होंगी। बट एक चीज़ जो और ध्यान रखने वाली है कि अगर आप इस डिडक्शन के तहत जो इस सेक्शन के तहत डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अगर 2,000 से ऊपर अमाउंट है तब आपको जो पेमेंट है वो कैश ना होके अदर देन कैश मोड से होनी चाहिए। मीन्स आपके चेक किया जो आपके आरटीजीएस वगैरह बैंक अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे 80TTA या 80TTB। देखिए जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो मैक्सिमम 10,000 जो है वो आपका यहाँ पे डिडक्शन हो जाएगी अगर 59 ईयर तक के एम्प्लॉइज़ हैं। तो अगर 60 ईयर या उससे ज़्यादा है, पेंशनर हैं आप, तो सीनियर सिटीजन हैं, तो इसमें मिलेगी आपको 50,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग पे। और ये आपको पता है कि ये आप तभी ले पाएंगे अगर आपने इसको पहले ऊपर ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड किया है। फिर उसके बाद 80U में मिलती है डिडक्शंस, मिलती है डिसेबल पर्सन के लिए, और अगर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी तो उसमें 75,000 रुपये तक है अंडर सेक्शन 80U में, और सीवियर डिसेबल है मींस 80% से ज़्यादा है तो उसमें मिलती है 1 लाख रुपये, 1,25,000 रुपया। तो ये थी डिडक्शंस। अब मैं बात करूंगा रिबेट की। देखिए अंडर सेक्शन
87A, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का अगर टैक्सेबल इनकम है तो 12,500 रुपये का टैक्स जो वो माफ़ हो जाएगा, उसमें आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, अगर आपको एरियर मिला है तो एरियर की आप रिवाइज सेक्शन 89 के तहत रिवाइज ITR भर सकते हैं और उसको भी आप बाइफिकेट कर सकते हैं एरियर को जिन साल के लिए आपने लिया है। तो ये था डिडक्शन, एग्जाम्पशन, रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कि टैक्स में कैसे आप इनको ले सकते हैं। देखिए, आपके पास दो तरीके हैं टैक्स कैलकुलेट करने के। एक है ओल्ड रिजीम, मैंने बात करी थी, जो पुराना तरीका था, और अब है न्यू रिजीम जो फ्लैट रेट है, जिस पे कोई भी एग्जम्पशन, डिडक्शन या तो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, ये अभी हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ये मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ जो सैलरीड पर्सन है या पेंशनर है उनके लिए। तो देखिए, मैंने बताया था कि 5 हेड हैं जहाँ पे हमें इनकम हो सकती है। तो सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आप पेंशनर हैं तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम पेंशन लिखेंगे, और जो एरियर आपको मिला है 6 पे कमीशन का या 7 पे कमीशन का, वो भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और देखिए, हिमाचल में अगर NPS के जो कर्मचारी हैं या एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए 14% शेयर जो है वो एम्प्लॉयर शेयर है, मींस गवर्नमेंट देती है, तो वो भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमारी सैलरी में। तो उसके बाद ये जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि 10 लाख सैलरी है इंक्लूडिंग एरियर, ये जो एरियर था वो भी इसमें डाल दिया है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर शेयर जो था वो 14% था, ये 55,000 है, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब इसको जब टोटल कर दिया, इसमें से हम दो चीज़ें माइनस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 10। ये हम जो 200 रुपये पर मंथ है तो ये 24 रुपये बन जाता है। और HRA की कैलकुलेशन का हमने फॉर्मूला बता दिया था आपको, और जो भी यहाँ पे लीस्ट है उनमें से 3 चीज़ों में से वो हम यहाँ पे लिख के इंटू 12 कर देंगे, तो ये 1,000 रुपया पर मंथ है, तो ये बन जाता है 12,000 रुपया एक साल का। और इसको माइनस करके ये बन रहा है, मेरे पास पहले था 10,55,000, और उसमें से 2400 और 12,000 रुपये मैंने माइनस कर दिए हैं, तो ये बन गया 10,40,600 रुपया। अब इसमें से अंडर सेक्शन 16IA ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये लगानी पड़ेगी, 60,000 की माइनस हो जाएगा। बट ये सिर्फ तभी माइनस होगा अगर आप ओल्ड रिजीम में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप न्यू रिजीम में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये 50,000 रुपया यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो हम क्योंकि ये सारी ये जो कैलकुलेशन अभी मैं कर रहा हूँ ओल्ड रिजीम में, तो अभी इसमें से 50,000 माइनस कर दिया, तो अब रह गया 10,40,600 रुपया। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम तो कोई नहीं है, बट जो इंटरेस्ट पेमेंट करी है, जो मकान के लिए लोन लिया था, वो 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो एग्जम्पशन हो जाएगी। बट यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने 1.5 लाख रुपया ही जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट की है, तो ये 1.5 लाख रुपया यहाँ से माइनस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैंने बताया था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ये नहीं हो सकती है। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर कोई कैपिटल गेन आपको हुई है, अगर असेट्स वगैरह बेचने से कोई इनकम हुई है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर लास्ट में रहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मींस जो 4 हेड में नहीं आ रहा है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है आपको, या इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट हुआ है, तो वो सारे का सारा हम यहाँ पे डाल देंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20,000 जो वो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो जब इस सबको हमने जोड़ दिया तो ये बनता है 8,60,600 रुपया। अब इसमें से देखिए ये तो बन गई ग्रॉस टोटल इनकम 8,60,600 रुपया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 80C में। 80C में मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको पता है कि 80C में मैक्सिमम जो डिडक्शन होती है वो होती है 1.5 लाख रुपया। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जैसे LIC, कुछ LIC का था, कुछ एन्युटी था, कुछ GPF का पैसा था, या कोई CPF कंट्रीब्यूट है तो CPF का पैसा था, या NSCs ले रखी है, ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रंस, या 5 ईयर FD वगैरह का जो है। और ये सारा सुकन्या समृद्धि योजना, पेंशन प्लान, ये सारा मैंने मान लिया कि 1.5 लाख रुपया जो वो ये हो जाता है। फिर एक इसमें जो हमने 14% ऊपर ऐड किया था, 14% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि 80C, CD
1B में जो अगर मान लीजिए आप एनपीएस कंट्रीब्यूटरी हैं, तो अगर आपने कुछ पैसा यहाँ भी डाल दिया 80C में और कुछ पैसा 1.5 लाख से फिर भी बच रहा है आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन का, तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं और ये मैक्सिमम डिडक्शन 50 लाख की है, 50,000 की है सॉरी। तो 80CC D1B में भी आप एनपीएस कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कुछ पैसा मैंने यहाँ डाल दिया था एनपीएस का और बाकी जो 25,000 रुपया बचा वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और 80DD में मेडिक्लेम्स पे भी रिबेट ले सकते हैं। मैंने बताया था 5,000 रुपया, 5,000 रुपया अपना और 5,000 रुपया जो वो पेरेंट्स का बिना किसी बिल के भी हम लोग इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। 80E में मैं बताया था कि अगर हायर एजुकेशन बच्चों के लिए जो अगर आपने लोन ले रखा है तो वो यहाँ पे जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया वो यहाँ पे डाला जा सकता है। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आपने परचेज कर रखा है 2019 के बाद, तो ये 23 तक जो है वो 2023 तक एक यहाँ पे डिडक्शन है। जो भी आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे डिडक्शन हो सकती है। फिर 80TTA ये रहता है कि अगर आपने सेविंग पे कोई आपका इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो उसको मैक्सिमम 10,000 तक जो यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। अब आपने देखा होगा ये पहले यहाँ जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 20,000 हुआ था, बट यहाँ जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम 10,000 अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको फिर डिडक्शन मिलेगी 80TTB में और यहाँ है 50,000। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहले ऐड किया है। फिर 80G में डोनेशंस हैं। डोनेशंस मैंने बताया था कि डोनेशंस के लिए 50% भी डिडक्शन है, 100% भी है। वो पिछली स्लाइड ज़रूर देखिए जहाँ पे मैंने बताया था कि कौन सी 50% की रहती है और कौन सी 100% डिडक्शंस में। और उसके बाद अगर डिसेबल एम्प्लॉइज़ हैं तो 75,000 की डिडक्शन यहाँ पे हो जाएगी। अगर 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल हैं तो 1,25,000 रुपये की डिडक्शन यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट ये बन जाता है, जब इसको टोटल मैंने ऐड कर दिया तो ये बन जाता है 6,20,600 रुपया इसको माइनस करके। तो ये बन जाती है टैक्सेबल इनकम। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ 3 सिनेरियो ले रहा हूँ। पहला लिया कि मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम जो भी मैंने कैलकुलेट करके बताई, मान लीजिए 5 लाख आ रही है। तो 5 लाख में देखिए 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, तो यहाँ लिखते हैं टैक्स निल। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है वो टोटल इनकम बन रही है 2.5 लाख रुपया, तो इस पे लगाएंगे हम 5% के हिसाब से टैक्स, तो ये बनता है 12,500 रुपया। तो टोटल जो टैक्स बन रहा है 12,500 रुपया। बट आपको पता है कि रिवेट भी है 16IA में, तो इस ये है मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक और 12,500 रुपया जो यहाँ से जो टैक्स था वो माइनस हो जाएगा, तो ये होगी आपकी नील। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 16IA की रिबेट है ये सिर्फ तब है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है। अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तब ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो लेता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम है 9,50,000 रुपया। अगर 9,50,000 रुपया है अगर आपकी इनकम, तो उस स्थिति में सबसे पहले 2.5 लाख रुपए तक नील है, फिर 2.5 लाख से 5 तक है 5%, तो उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक है हमारी 4.5 लाख रुपए। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे 2.5 लाख रुपए का 5% के हिसाब से ये बन जाएगा 12,500 रुपया। और 4.5 लाख रुपया जो बचता है, क्योंकि 9.5 लाख रुपये है उसमें से 5 लाख तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, अब बच रहा है हमारे पास 4.5 लाख रुपया। तो 4.5 लाख रुपये पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20%, तो ये बन जाता है हमारे पास 90,000 रुपया। तो 12,500 5 लाख रुपये तक था और उसके बाद 4.5 लाख रुपये पे बना हमारा 90,000 रुपया, और ये टोटल अगर इनको दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन रहा है 1,02,500 रुपया। अब आपको पता है कि इसमें 4% लगता है सेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सेस जो है वो 4% है, तो ये लगेगा इस अमाउंट पे 1,02,500 पे। तो 1,02,500 का 4% जब हम निकाल रहे हैं तो ये बन रहा है 4100 रुपया। तो 1,02,500 में ये 4100 रुपया जुड़ जाएगा, तो ये बन रहा है 1,06,600 रुपया। अब तीसरा, मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है 12 लाख रुपया। तो 12 लाख की कैलकुलेशन कैसे होगी? तो 2.5 लाख रुपये तक तो आपको पता है नील है, फिर अगला 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% की है, तो ये बनता है 2.5 लाख रुपया
क्योंकि 2.5 लाख तक तो नील है, तो 5 लाख तक फिर अगला बचता है 2.5 लाख रुपया, उसमें हम लेंगे 5% के हिसाब से, तो ये बन गई 12,500 रुपया। फिर 5 से 10 लाख रुपए तक ये है, ये बन रहा है जो नेट अमाउंट बन रहा है 5 लाख। तो 5 लाख का हम देंगे 20% के हिसाब से, तो ये बन रहा है 1 लाख रुपया। और 10 लाख से ऊपर जो अमाउंट है वो है, क्योंकि 12 लाख है तो 2 लाख ही बच रहे हैं, 2 लाख के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे 30%। तो ये बन जा रहा है 60,000। तो आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि अगर आपकी 10 लाख से ऊपर इनकम है तो 10 लाख रुपए तक सीधा ही 1 लाख और 12,500 तो ये लगेगा लगेगा, और 10 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट है उस पर 30% कैलकुलेट करके ये अमाउंट आ जाएगा। इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है 1,72,500 रुपया। और इस पे लगेगा 4% जो है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, और ये बन रहा है 6,900 रुपया। और ये 6,900 रुपया जो 1,72,500 पे जुड़ जाएगा, और ये बन गया आपका 1,79,400 रुपया टैक्स। तो इसी तरह की और भी मैं वीडियो आपको बनाने की कोशिश करूंगा।